हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 के सेकेंड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो आइए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? फर्स्ट है टॉमस रो, सेकेंड है फायान, थर्ड है वेनसांग। जो टॉमस रो रहता है यह जहांगीर के शासनकाल में आया रहता है, और फायान चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया रहता है, और वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया रहता है। तो इस हिसाब से सबसे पहले फायान आता है, उसके बाद वेनसांग आता है, उसके बाद टॉमस रो आता है। तो आइए इसमें कूट देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए है 1 2 3, ऑप्शन बी है 2 1 3, ऑप्शन सी है 2 3 1, ऑप्शन डी है 3 1 2। तो हम लोगों का सही उत्तर होगा 2 3 1। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2 3 1, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था? ऑप्शन ए बक्सर, ऑप्शन बी प्लासी, ऑप्शन सी वांडीवास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्लासी। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? हड़प नीति, ऑप्शन ए है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, ऑप्शन सी हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। धन्वंतरी एक चिकित्सक रहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, मौर्यकालीन विवरण वाली इंडिका के लेखक थे? ऑप्शन ए मेगस्थनीज, ऑप्शन बी फायान, ऑप्शन सी वेनसांग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इंडिका के लेखक रहते हैं मेगस्थनीज। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है मेगस्थनीज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? ऑप्शन ए है 1925, ऑप्शन बी है 1926, ऑप्शन सी है 1919, ऑप्शन डी है 1928। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1928। 1928 में साइमन कमीशन पहली बार भारत आया रहता है। अब अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी कराची, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लाहौर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्न का मिलान करें। इंडियन नेशनल आर्मी लाला हरदयाल, गदर पार्टी सुभाष चंद्र बोस, मित्र मेला वी.डी. सावरकर, होम रूल लीग एनी बेसेंट। तो इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक माने जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, गदर पार्टी के लाला हरदयाल, मित्र मेला वी.डी. सावरकर, होम रूल लीग एनी बेसेंट। तो हम लोग का हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा सही? ऑप्शन बी ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन बी फजलुल हक, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10,
इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? ऑप्शन ए है गदर पार्टी, ऑप्शन बी है अनुशीलन समिति, ऑप्शन सी है अभिनव भारत ग्रुप, ऑप्शन डी है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। प्रश्न नंबर 11 है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी कावेरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कृष्णा। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। प्रश्न नंबर 12 है माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1958। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1953। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? ऑप्शन ए भैंसरोड़गढ़ अभयारण्य, ऑप्शन बी दर्रा अभयारण्य, ऑप्शन सी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी घाट प्रभा अभयारण्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है? ऑप्शन ए दिल्ली राजहरा, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन सी उमरिया, ऑप्शन डी राजनांद गांव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दिल्ली राजहरा। प्रश्न नंबर 15 है दिए गए दर्रों और इनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ सही नहीं इसको बताना है। तो पहला है जोजिला और बुर्जिल जम्मू कश्मीर, दूसरा है बारा लापचा ला और सिपकिला उत्तर प्रदेश, अगला है थागाला नीति पास और लिपू लेक हिमाचल प्रदेश, चौथा है नाथुला और जेलेपला सिक्किम। तो इसमें जो गलत है वो है दूसरा और तीसरा, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ऑप्शन ए ब्याज दर, ऑप्शन बी शेयरों की कीमत, ऑप्शन सी नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, ऑप्शन डी व्यक्तिगत कर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। प्रश्न नंबर 17 है भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। प्रश्न नंबर 18 है सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए तृतीयक, ऑप्शन बी प्राथमिक, ऑप्शन सी द्वितीयक, ऑप्शन डी कृषि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तृतीयक। सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 19 है भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन डी नॉर्मन एडबर्ग। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला है प्रश्न नंबर 20, निम्न भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए पी.वी. नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पी.वी. नरसिम्हा राव। 1991 में पी.वी. नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहते हैं। प्रश्न नंबर 21 है भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी कानून व्यवस्था, ऑप्शन सी जेल, ऑप्शन डी दंड प्रक्रिया संहिता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दंड प्रक्रिया संहिता, यह राज्य सूची में शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 22 है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए अर्धसंघीय संरचना, ऑप्शन बी प्रतिबद्ध न्याय तंत्र, ऑप्शन सी शक्तियों का वितरण, ऑप्शन डी लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। तो इसमें कौन सी मुख्य विशेषता नहीं है? वह है ऑप्शन बी प्रतिबद्ध न्याय तंत्र। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, इनमें से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है?
ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी अनुच्छेद 46। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 डीपीएसपी के अंतर्गत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। प्रश्न नंबर 25 है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन बी अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन सी रावल कमीशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी। अब प्रश्न नंबर 26 है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? ऑप्शन ए स्विच चालू होने पर, ऑप्शन बी स्विच बंद होने पर, ऑप्शन सी स्विच बंद या चालू होने पर, ऑप्शन डी इसमें कोई वोल्टेज नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्विच बंद होने पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए फैराडे, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी एम्पियर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ओम। प्रश्न नंबर 28 है, नींबू का खट्टा स्वाद इसमें किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन डी फार्मिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल। प्रश्न नंबर 29 है, कर्कटजनक रसायन से होता है? ऑप्शन ए हृदय रोग, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी दमा अस्थमा। तो कर्कटजनक मतलब कार्सिनोजेनिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कैंसर। प्रश्न नंबर 30 है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अंतश्चर्म अर्थात एंडोडर्मिस, ऑप्शन बी अधिचर्म एपिडर्मिस, ऑप्शन सी चर्म डर्मिस, ऑप्शन डी विशिष्ट चर्म स्पेशियल डर्मिस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अधिचर्म एपिडर्मिस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, यदि अंडर रूट 1 + 27/169 इज इक्वल टू 1 + x/13, तो x का मान क्या है? तो इस प्रश्न को हल करने के लिए इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 1 + 27/169 इज इक्वल टू 1 + x/13 ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए इसको ऐड करेंगे इसमें, तो 1 + 27 + 169 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 169 + 27/169 अंडर रूट इज इक्वल टू 1 + x/13। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 196, और ये इसको अंडर रूट हटाएंगे तो ये 14 हो जाएगा, और इसका अंडर रूट हटाएंगे तो ये 13 हो जाएगा, क्योंकि ये 14 का स्क्वायर 196, 13 का स्क्वायर 169 बराबर। इसको सॉल्व करेंगे 13 + x/13, ये 13 से ये 13 कट जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 14 = 13 + x, तो ये इधर लाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 14 में -13 हो जाएगा तो 1, तो 1 है, x का मान 1 है। तो विकल्प में है ए विकल्प में 1, तो अब विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 37 से 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं? तो इसको हल करने के लिए 37 से ही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं, इसके लिए 1/8 से इसमें भाग दे देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 37 दूना 74, 1 75/2 पूरे का बट्टा 1/8। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 75/2, ये इसका गुणा इसमें हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 8/1 हो जाएगा। 2 से 4 बार में कट जाएगा, और 75 में 4 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 300।
तो 300 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए 300। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, √36.1 अपान 102.4 का मान कितना होगा। इसको हल करने के लिए जब दशमलव इकाई के स्थान से देखते हैं, अगर बराबर स्थान पर रहता है तो दशमलव को हटा दिया जाता है, अगर इधर उधर रहता है तो उसके लिए मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे सेम में, 10 का करें, 100 का करें, 1000 करें, इस हिसाब से। इसमें एक एक का स्थान पे है तो इसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 10 नीचे भी 10, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 361 अपान 1024, और 10 से गुणा करेंगे दशमलव एक स्थान पे आएगा, दशमलव जीरो, तो 0 का मान कैंसिल हो जाएगा, कुछ मतलब नहीं उसका, दशमलव हट जाएगा। इसके बाद 361 देखेंगे, ये 19 का स्क्वायर रूट होता है और 1024 का स्क्वायर रूट होता है 32, तो 19/32 हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो ओवरऑल देखेंगे, ओवरऑल सबसे पहले वृद्धि हो रही है 4% की, उसके बाद 1/2% की हानि भी हो जा रही है, मतलब घट भी जा रही है जनसंख्या स्थानांतरण के कारण। तो उसके लिए इसमें से 1/2% घटा देंगे। इसको जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2 चौका 8 में से एक जगह 7/2% ओवरऑल वृद्धि हो रही है। तो अब इसको आगे ऐसे हल करेंगे, मान लीजिए टोटल जनसंख्या 100 है और वृद्धि हो रही है 7/2 की % की प्रति वर्ष, और 3 वर्ष बाद पूछा है प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो मान लीजिए प्रारंभ में जनसंख्या 100 है, तो इसको चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूले पर रख के लगा देंगे, तो ये हो जाता है मिश्र धन यहाँ पे होता है, यानी कि टोटल बाद की जनसंख्या हो जाएगी 3 वर्ष बाद जनसंख्या, और ये हो जाएगा 100, यहाँ मूलधन रहता है ब्रैकेट में 1 + r/100 रहता है, तो यहाँ r है 7/2% बटा 100, ये, और इसकी पावर समय की होती है तो 3 वर्ष बाद पूछा है, तो ये हो जाएगा 100 ब्रैकेट में, ये 100 का 2 में मल्टीप्लाई 200 हो जाएगा, 201, 1 + 7/200 हो जाएगा की पावर 3। इसको हल करेंगे तो ये आएगा 100 ब्रैकेट में 200 + 7/200 बराबर यहाँ पे अब लिख देते हैं 100 ब्रैकेट में 207/200 की पावर 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 100 गुणे 207/200 गुणे 207/200 गुणे 207/200, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, चूँकि गुणा लंबा होगा आप लोग अपने से कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 10.8, अरे 110.8 आ जाएगा। 3 वर्ष बाद जनसंख्या आएगी 110.8। तो चूँकि पहले ही जनसंख्या 100 हम लोग माने थे, 100 से बढ़ के ये हो जा रही है 110.8, तब इसकी प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। 100 चूँकि 100 पे ही प्रतिशत निकलता है, तो 100 पे ही जनसंख्या दी हुई है, तो जो जितना वृद्धि होगी वही प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो 100 से 110 हो रही है, तो 110 में से 110.8 में से 100 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 10.8। तो प्रतिशत वृद्धि हमारी जो हो जाएगी वो आएगी 10.8%। तो 10.8 ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, 13 परिणामों का औसत 68 है। 13 का परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है। तो 7वें का परिणाम, तो हम लोग टोटल कुल योग निकालेंगे, पहले 13 का टोटल योग निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 13 गुणे 68 बराबर, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 884। फिर पहले 7 का योग टोटल इसी तरह निकालेंगे, पहले 7 का 63 औसत है, टोटल 7 हैं, 7 गुणे 63
ये आ जाएगा 441। अब इसी तरह पहले 7 का हो गया, अब आखिरी 7 का दिया हुआ है तो आखिरी 7 का निकालेंगे। आखिरी 7 का तो 70 दिया हुआ है तो 7 गुणे 70 बराबर हो जाएगा 490। तो पहले 7 का और आखिरी 7 का दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 441 प्लस 490। तो इस दोनों का ऐड आएगा टोटल 931। चूँकि पहले 7 का और आखिरी 7 का टोटल हुआ 931, मतलब कि इसमें 13 का टोटल 13 का भी योग है प्लस 7 का 2 बार योग हो जा रहा है। 7वां पूछा भी है और 7 का पहले 7 और आखिरी 7 का दिया है, तो दोनों में 7 उभयनिष्ठ है 7वां नंबर। तो 7वां नंबर का जो है वो इसमें अधिक भी हो जा रहा है क्योंकि वो 2 बार जुड़ जा रहा है इसमें। तो इसके लिए 931 में से 7वें को परिणाम प्राप्त करने के लिए 7वां नंबर क्या था, 931 में से 884 घटा देंगे। 931 में से 884 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 47। तो 47 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 47 47। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए तीव्र, ऑप्शन बी तृष्णा, ऑप्शन सी त्यागी, ऑप्शन डी कुंठित। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कुंठित। तीक्ष्ण का विलोम शब्द होता है कुंठित। प्रश्न नंबर 37 है गजवदन का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए गर्जन, ऑप्शन बी मेघनाद, ऑप्शन सी गणपति, ऑप्शन डी विष्णु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गणपति। गणपति इसका पर्यायवाची होता है गजवदन का। प्रश्न नंबर 38 है कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। ऑप्शन ए कंटक, ऑप्शन बी विकीर्ण, ऑप्शन सी कुचैला, ऑप्शन डी कंटकाकीर्ण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कंटकाकीर्ण। प्रश्न नंबर 39 है दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए दुग्ध इंस्पेक्टर होना, ऑप्शन बी मिलजुल कर रहना, ऑप्शन सी पक्षपातपूर्ण निर्णय करना, ऑप्शन डी उचित निर्णय करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उचित निर्णय करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए बहिष्कार, ऑप्शन बी बाहिष्कार, ऑप्शन सी बहिष्कार, ऑप्शन डी बहिष्कार। तो ह पे छोटी की मात्रा होती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बहिष्कार। अगला प्रश्न है डायरेक्शन दिया हुआ है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस 41 to 43। 41 से 43 तक का उत्तर इस पैसेज को पढ़ के देना है। तो पैसेज पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है आई क्लाइम्ड इनटू बेड एंड रोल्ड माई सेल्फ इन माई ब्लैंकेट्स फर्स्ट एक्सटिंग्विशेस द लाइट दैट बर्नड स्टेडली नियर द डोर आई ले स्टिल ट्राइंग टू गेट टू स्लीप बट माई फियर made that impossible and soon I sat up in bed peering into the darkness and occasionally glancing at the round window in the side of the ship which seemed like a plate suspended in the darkness. For an hour I must have sat like this and then I was suddenly roused by a draught of cold air. I jumped out of bed not having allowed for the motion of the ship. I was instantly thrown violently across the room. तो प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या दिया हुआ है 41 नंबर क्वेश्चन। द ऑथर sat peering into the darkness because he had put out the light। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है he wished to see the window। ऑप्शन सी है the window had looked like a plate। ऑप्शन डी है he was afraid। इसको हल करने के लिए पैसेज को पुनः देखेंगे। तो यहाँ पैसेज में दिया हुआ है आई क्लाइम्ड इनटू बेड एंड रोल्ड माई सेल्फ इन माई ब्लैंकेट फर्स्ट एक्सटिंग्विशिंग द लाइट दैट बर्नड स्टेडली नियर द डोर आई ले स्टिल ट्राइंग टू गेट टू स्लीप बट माई फियर मेड दैट इम्पॉसिबल। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ही वॉज अफ्रेड।
क्योंकि वो भयभीत था। प्रश्न नंबर 42 है, द आथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज, ऑप्शन ए ही हर्ड ए फेंट साउंड, ऑप्शन बी है ही सॉ समवन कमिंग टुवर्ड्स हिम, ऑप्शन सी है ए कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस, ऑप्शन डी है ही वाज पुश्ड बाय समवन। इसके हल करने के लिए देखेंगे, इसमें दिया हुआ है I must have sat like this and then I was suddenly roused by a draught of cold air. I jumped out of bed. तो वही है, इसका ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट, ऑप्शन ए क्लोजिंग द डोर, ऑप्शन बी क्लाइंबिंग इनटू बेड, ऑप्शन सी रोलिंग हिमसेल्फ इनटू ब्लैंकेट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर है, इसको देखेंगे पैसेज में, आई क्लाइंब्ड इनटू बेड, आई क्लाइंब्ड इनटू बेड, यह सबसे पहले ऑथर ने किया, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लाइंबिंग इनटू बेड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड प्राइड। प्राइड का सिनोनिम पूछ रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए ह्यूमर, ऑप्शन बी हेट, ऑप्शन सी डिग्निटी, ऑप्शन डी कवर्डिस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डिग्निटी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड कीन। कीन का एंटोनिम पूछ रहा है, ऑप्शन ए है डल, ऑप्शन बी है अलर्ट, ऑप्शन सी है हम्बल, ऑप्शन डी है ईगर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डल। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता, रेबीज, मच्छर। ऑप्शन दिया हुआ है प्लेग, ऑप्शन बी है मृत्यु, ऑप्शन सी है मलेरिया, ऑप्शन डी है डसना। तो कुत्ते काटने से रेबीज होता है, तो मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मलेरिया। अब प्रश्न नंबर 47 है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। ऑप्शन ए है धर्म संगिनी नन, ऑप्शन बी है सूरवीर, ऑप्शन सी है मुनि, ऑप्शन डी है पादरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सूरवीर, क्योंकि बाकी के तीनों धार्मिक से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, किसी निश्चित कूट भाषा में कंप्यूट्रोन को लिखा जाता है PMOCTUENOR। इसी कूट भाषा में एडवांटेजेस को क्या लिखा जाएगा, इसको पहले चेक करते हैं इसमें कौन सा कूट लगा हुआ है। तो इसमें हम लोग ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा COMP को इधर से फिर P की साइड से उसी को लिख दिया है, जैसे PMOC तो PMOC। उसी तरह बीच के फिर दो हैं, UT को आपस में बदल दिया है TU से, और अंत में RONE को ENOR लिख दिया है। उसी तरह इसको लिखेंगे, ADVA को लिख देंगे AVDA, और NT को आपस में चेंज कर देंगे, बीच वालों को TN। इसके बाद एजेस के लिए इसको इधर से लिख देंगे SEGA। अब ऑप्शन में चेक करते हैं कौन सा मिल रहा है, AVDA, इसमें भी AVDA, फिर TN इसमें भी है, इसमें TA है, और किसी विकल्प में मिल नहीं रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब है प्रश्न नंबर 49, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। इसमें कह रहा है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा, मान लीजिए कोई आदमी है, किसी महिला से कह रहा है, इस महिला से मान लीजिए कह रहा है कि तुम्हारी माँ, इस महिला के माँ यहाँ होंगे, फिर माँ के पति, तुम्हारी माँ के पति, माँ के ये पति हो जाएंगे, यानी कि इसके पिताजी की बहन, पिता की बहन, इनकी बहन, पिता की बहन, यानी कि इस महिला की बुआ जो लगेगी, बहन मेरी बुआ है, तो महिला की जो बुआ लगेगी वह इस आदमी की भी बुआ लग रही है।
तो इस हिसाब से ये दोनों भाई और बहन होंगे। तो पूछ रहा है वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बहन, भाई बहन हुए दोनों। अब प्रश्न नंबर 50 है, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग ऑड डेज को ऐड करेंगे सबसे पहले। तो फरवरी में 18 फरवरी को दिया हुआ है, तो अब इसके बाद फरवरी में 10 दिन और शेष बचे हैं। 2005 है तो ये लीप ईयर है नहीं, तो 28 दिन की फरवरी होगी, तो 10 इसमें 8 डेज होंगे। फरवरी में फिर मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3, और उसके बाद 2006 आएगा। 2006 में एक 8 डे होगा, टोटल ईयर में होता है तो एक 8 डे होगा, अब प्लस फिर उसके बाद 2007 की जनवरी आएगी तो इसमें 3 8 डेज होंगे, और उसके बाद 18 फरवरी को फिर पूछ रहा है तो प्लस 18, तो इन सबको ऐड करेंगे हम लोग तो ये टोटल आ जाएगा 58 आ जाएगा। तो इसमें 7 से जब भाग देंगे तो शेषफल 2 आएगा, जब शेषफल 2 आएगा तो इसमें +2 ऐड हो जाएगा, +2 दिन ऐड। तो 18 फरवरी को शुक्रवार दिया हुआ है, शुक्रवार, तो इसमें +2 जब ऐड करेंगे तो एक शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार, तो रविवार इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रविवार। 18 फरवरी 2007 को रविवार का दिन होगा। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजस्थान। प्रश्न नंबर 52 है, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन ए मास्टर कार्ड, ऑप्शन बी वीज़ा, ऑप्शन सी रुपए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मास्टर कार्ड। प्रश्न नंबर 53 है, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया। ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी आयुष मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आयुष मंत्रालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया। ऑप्शन ए कशिश लाकड़ा, ऑप्शन बी मरियप्पन थंगवेलु, ऑप्शन सी देवेंद्र झाझरिया, ऑप्शन डी अजीत सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मरियप्पन थंगवेलु। प्रश्न नंबर 55 है, 2021-22 के दूसरे क्वार्टर में अर्थात जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है। ऑप्शन ए है 7.6%, ऑप्शन बी 6.6%, ऑप्शन सी 8.6%, ऑप्शन डी 9.6%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 7.6%। प्रश्न नंबर 56 है, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। ऑप्शन ए ऐश्वर्या राय बच्चन, ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन सी दीपिका पादुकोण, ऑप्शन डी विद्या बालन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विद्या बालन। प्रश्न नंबर 57 है, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी यूएस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जापान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता। ऑप्शन ए डीएमके, ऑप्शन बी बीजेपी, ऑप्शन सी एआईएडीएमके, ऑप्शन डी पीएमके। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डीएमके। प्रश्न नंबर 59 है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है। ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी आइसलैंड, ऑप्शन डी पुर्तगाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आइसलैंड।
प्रश्न नंबर 60 है, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तेलंगाना। प्रश्न नंबर 61 है, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भूटान। प्रश्न नंबर 62 है, रियाद किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सऊदी अरब। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोवा। प्रश्न नंबर 64 है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 8 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6 वर्ष। प्रश्न नंबर 65 है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 अक्टूबर, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी 27 नवंबर, ऑप्शन डी 30 नवंबर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 24 अक्टूबर। प्रश्न नंबर 66 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी द हेग, ऑप्शन सी एम्स्टर्डम, ऑप्शन डी वियना। तो इसका सही उत्तर है द हेग, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 67 है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएँ स्थित हैं? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 68 है, प्रसिद्ध नबकाले बारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबद्ध है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी ओडिशा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ओडिशा। प्रश्न नंबर 69 है, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 70 है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? ऑप्शन ए आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए, ऑप्शन बी युद्ध में वीरता के लिए, ऑप्शन सी खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए, ऑप्शन डी विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। अब अगला प्रश्न है, निर्देश है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों 71 से 75 के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश दिया हुआ है, स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और अस्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या, द्वेष तथा खून खराबे के लड़ा गया। गांधी जी इसे सत्याग्रह कहते थे। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था तथा अन्य उपलब्धियों का उतना हाथ नहीं था जितना उनके सदाचरण और व्यवहार का। इस स्वातंत्र्य आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण यह है कि यह जनतांत्रिक था, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वे धनी हों या गरीब, नर हों या नारी हों अथवा विभिन्न संप्रदायों के। इसके साथ ही यह एक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिक और धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे, या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता तो हम उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते थे और हम अपनी राय स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते थे। तो प्रश्न दिया हुआ है, उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त अस्पृहणीय शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए प्राप्त करने योग्य, ऑप्शन बी प्राप्त की हुई, ऑप्शन सी त्याग करने योग्य, ऑप्शन डी त्याग की हुई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्राप्त करने योग्य। अस्पृहणीय का अर्थ है प्राप्त करने योग्य। प्रश्न नंबर 72 है, उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि ऑप्शन ए आज़ादी में क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका थी,
ऑप्शन बी आज़ादी के संघर्ष में कृषकों का क्या योगदान था। ऑप्शन सी गुलाम देश की दशा कैसी थी। ऑप्शन डी महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए धार्मिक आस्थाओं और सद्व्यवहार को बढ़ावा देना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना, अंग्रेजी राज्य के दोष गिनाना, ऑप्शन डी जनतांत्रिकता से हानि बताना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। प्रश्न नंबर 74, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है। ऑप्शन ए सभी धर्मों का आदर, ऑप्शन बी धर्म में हस्तक्षेप न करना, ऑप्शन सी धर्म की अवज्ञा, ऑप्शन डी किसी भी धर्म को न मानना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सभी धर्मों का आदर। प्रश्न नंबर 75 है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। ऑप्शन ए यह महात्मा गांधी के सद्व्यवहार और सदाचरण का प्रतीक था, ऑप्शन बी इसमें हिंदू और मुसलमान सम्मिलित हुए थे, ऑप्शन सी यह स्वतंत्रता प्रेमियों का आंदोलन था, ऑप्शन डी इसमें सभी जातियों वर्गों धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसमें सभी जातियों धर्मों वर्गों के लोगों ने भाग लिया था। अब अगला है, निर्देश दिया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों 76 से 80 के उत्तर चुनिए। गद्यांश दिया हुआ है, विधाता रचित इस सृष्टि का सिरमौर है मनुष्य, उसकी कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना। इस मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिकों ने यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे की कल्पना की थी। उनकी यह कल्पना मात्र कल्पना नहीं थी, प्रत्युत यथार्थ भी था, क्योंकि मानव मन में जो विचारणा के रूप में घटित होता है उसी का कृति रूप ही तो सृष्टि है। मन तो मन, मानव का शरीर भी अप्रतिम है, देखने में इससे भव्य आकर्षक एवं लावण्यमय रूप सृष्टि में अन्यत्र कहाँ है। अद्भुत एवं अद्वितीय है मानव सौंदर्य। साहित्यकारों ने इसके रूप सौंदर्य के वर्णन के लिए कितने ही अप्रस्तुतों का विधान किया है और इस सौंदर्य राशि से सभी को आप्यायित करने के लिए अनेक काव्य सृष्टियाँ रच डाली हैं। साहित्य शास्त्रियों ने भी इस मानव की भावनाओं का विवेचन करते हुए अनेक रसों का निरूपण किया है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो मानव शरीर को एक जटिल यंत्र से उपमित किया जा सकता है। जिस प्रकार यंत्र के एक पुर्जे में दोष आ जाने पर सारा यंत्र गड़बड़ा जाता है, बेकार हो जाता है, उसी प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अवयवों में से यदि कोई एक अवयव भी बिगड़ जाता है तो उसका प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है। इतना ही नहीं, गुर्दे जैसे कोमल एवं नाजुक हिस्से के खराब हो जाने से यह गतिशील वह पुयंत्र एकाएक अवरुद्ध हो जा सकता है। व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। एक अंग के विकृत होने पर सारा शरीर दंडित हो, वह काल कवलित हो जाए, यह विचारणीय है। यदि किसी यंत्र के पुर्जे को बदलकर उसके स्थान पर नया पुर्जा लगाकर यंत्र को पूर्ववत सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से क्रियाशील बनाया जा सकता है तो शरीर के विकृत अंग के स्थान पर नव्य निरामय अंग लगाकर शरीर को स्वास्थ्य एवं सामान्य क्यों नहीं बनाया जा सकता। शल्य चिकित्सकों ने इस दायित्वपूर्ण चुनौती को स्वीकार किया तथा निरंतर अध्यवसाय पूर्ण साधना के अनंतर अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। अंग प्रत्यारोपण का उद्देश्य है कि मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके। यहाँ यह ध्यातव्य है कि मानव शरीर हर किसी के अंग को उसी प्रकार स्वीकार नहीं करता जिस प्रकार हर किसी का रक्त उसे स्वीकार नहीं होता। रोगी को रक्त देने से पूर्व रक्त वर्ग का परीक्षण आवश्यक है, तो अंग प्रत्यारोपण से पूर्व ऊतक परीक्षण अनिवार्य है। आज का शल्य चिकित्सक गुर्दे, यकृत, आंत, फेफड़े और हृदय का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक कर रहा है। साधन संपन्न चिकित्सालयों में मनुष्य के मस्तिष्क के अतिरिक्त शरीर के प्रायः सभी अंगों का प्रत्यारोपण संभव हो गया है। अब प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 76 है, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि। ऑप्शन ए, मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। ऑप्शन बी, मानव सृष्टि का सिरमौर है। ऑप्शन सी, मन की शक्ति अपराजेय है। ऑप्शन डी, लघु मानव ही विधाता की सच्ची सृष्टि है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। प्रश्न नंबर 77 है, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। ऑप्शन ए, साहित्यकार में। ऑप्शन बी, साहित्य शास्त्री में। ऑप्शन सी, शल्य चिकित्सक में। ऑप्शन डी, वैज्ञानिक में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, साहित्य शास्त्री में।
प्रश्न नंबर 78 है, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि ऑप्शन ए, मानव शरीर दृढ़ मांसपेशियों और अवयवों से निर्मित है। ऑप्शन बी, मानव शरीर यंत्र की भांति लावण्यमय होता है। ऑप्शन सी, अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। ऑप्शन डी, मानव शरीर विधाता की सृष्टि की अनुपम कृति है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अवयव रूपी पुर्जे के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। प्रश्न नंबर 79 है, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। ऑप्शन ए, जीर्ण शरीर के स्थान पर स्वस्थ शरीर देना। ऑप्शन बी, मानव शरीर को मृत्यु से बचाना। ऑप्शन सी, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। ऑप्शन डी, शल्य चिकित्सा का महत्व स्थापित करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। प्रश्न नंबर 80 है, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है। ऑप्शन ए, सुंदर। ऑप्शन बी, स्वस्थ। ऑप्शन सी, अद्भुत। ऑप्शन डी, नवीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वस्थ। अब अगला प्रश्न है, निर्देश 81 से 85 तक के प्रश्न के लिए निम्नांकित रेखाचित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सीमेंट का उत्पादन मिलियन टन में दिया गया है और ये हॉरिजॉन्टल में ईयर दिए हुए हैं और ये वर्टिकल में उत्पादन दिया हुआ है। तो इसके आधार पे आने वाले क्वेश्चन को करना है 81 से 85 तक। तो प्रश्न नंबर 81 है, उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। ऑप्शन ए है 2012-13, ऑप्शन बी 2015-16, ऑप्शन सी 2016-17, ऑप्शन डी 2019-20। तो इसके लिए ग्राफ को देखेंगे एक बार कि 2012-13 ऑप्शन ए में दिया है। 2012-13 में घटेंगे देखेंगे तो इसमें 3 घट रहा है और उसके बाद 2015-16 में देखेंगे तो ये घट रहा है करीब 38 मिलियन टन और इसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है 2016-17 और 19-20। तो 16-17 में घट रहा है 5 और 19-20 में घट रहा है 10। तो सबसे अधिक घट कितना रहा है 38 2015-16 में। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 2015-16 में सबसे अधिक उत्पादन घटा है। और प्रश्न नंबर 82 है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। अधिकतम वृद्धि पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ 2013-14, ऑप्शन बी 2017-18, ऑप्शन सी 2014-15, ऑप्शन डी 2018-19। तो अधिकतम वृद्धि पूछ रहा है तो फिर ग्राफ को देखेंगे हम लोग अधिकतम वृद्धि किस में हुई। तो पहला दिया हुआ है 2013-14, 13-14 ऑप्शन दिया हुआ पहला में। तो 2013-14 में वृद्धि हो रही है 35 की। फिर दिया हुआ है 2017-18, 2017-18 में हो रहा है 25 की। फिर दिया हुआ है 2014-15, 14-15 में वृद्धि हो रही है 8 की। इसके बाद दिया हुआ है 2018-19, इसमें वृद्धि हो रही है 10 की। तो सबसे अधिक वृद्धि हो रही है 35 की 2013-14 में। तो इसलिए 2013-14 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 2013-14 में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई। अगला प्रश्न है, प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन था। तो प्रथम 3 वर्ष का औसत उत्पादन पूछ रहा है। तो प्रथम 3 वर्ष का हुआ 42 + 44 + 58, फिर पूरे का बटा 3 कर देंगे। तो 42, 44 और 58 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 144। इसका बटा 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 48। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है 48 मिलियन टन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष। किस वर्ष में सबसे अधिक उत्पादन हुआ? ऑप्शन दिया 2013-14, 2014-15, 2018-19, 2017-18। तो ग्राफ को देखेंगे सबसे अधिक उत्पादन किस वर्ष में हुआ। तो सबसे अधिक उत्पादन हुआ है 98 और ये हुआ है 2014-15 में।
तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 84 का ऑप्शन बी 2014-15 में। और प्रश्न नंबर 85 है 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। तो 2011-12 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में पूछ रहा है, तो 2011-12 ये है, 2011-12 में 58 है और उसकी एक साल पिछले वाले में 44 है। तो वृद्धि हो रही है 14 की, तो पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि पूछ रहा है, तो वृद्धि हो रही है 14 की, तो 14 बट्टा पिछले साल उत्पादन है 44, 14 बट्टा 44 परसेंटेज में पूछ रहा है, 3/100 कर देंगे। इसको सालों जब करेंगे तो ये आएगा 31.81। तो देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। 31.81, तो इसमें ऑप्शन ए सही उत्तर है, इसमें 31.8% दिया हुआ है। तो प्रश्न नंबर 85 का उत्तर हो जाएगा ए। अब अगला निर्देश दिया हुआ है 86 से 90 तक के प्रश्नों के लिए। दिया गया ग्राफ एक वस्तु यक्स के आयात को 2013 से 19 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है। तो वर्टिकल में आयात दिया हुआ है करोड़ रुपए में और हॉरिजॉन्टल में ईयर दिया हुआ है, किस वर्ष कितना आयात हुआ। तो इस प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86 है वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान यक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत है। 14-15 से 15-16, 2014-15 ये है और 15-16 ये है कि दौरान आयात में वृद्धि प्रतिशत। तो यहाँ पे वृद्धि हो रही है 900 से 1200 हो जा रहा है, तो वृद्धि हो रही है 300 की, कितने से हो रही है 900 से। इसको निकालेंगे 300 बट्टा 900 इंटू 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 33.33%। इसलिए ऑप्शन देखेंगे 33.33% किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 87 देखेंगे। सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष यक्स के आयात की वृद्धि का औसत है। यक्स की आयात की सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष यक्स के आयात की वृद्धि का औसत पूछ रहा है। तो सभी वर्षों के लिए दिया हुआ है, तो सभी वर्षों के लिए इसका कितनी वृद्धि हो रही है उसका एवरेज निकालेंगे। तो ग्राफ देखते हैं एक बार। तो पहले साल में वृद्धि हो रही है 200 की, फिर 300 की, फिर 0 की, फिर 100 की, फिर 700 की। तो इन सबको टोटल ऐड करेंगे 200 प्लस 300 प्लस 0 प्लस 100 प्लस 700। तो ये टोटल ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1300। तो टोटल वृद्धि आ रही है 1300 और टोटल कितने साल में है, तो यहाँ से वृद्धि 1 2 3 4 5 साल की, तो बट्टा 5 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 260। तो देख लेते हैं इसका कौन सा उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर 87 का तो 260 दिया हुआ है ऑप्शन ए में, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 88 है विगत कितने वर्षों तक यक्स का आयात यक्स के औसत आयात से अधिक था। यक्स का आयात पूछ रहा है और यक्स के औसत आयात से अधिक था कितने वर्षों में। इसको लगाने के लिए सबसे पहले यक्स उसका औसत निकालेंगे टोटल आयात का। उसके लिए 700 प्लस 900 प्लस 1200 प्लस 1200 प्लस 1300 प्लस 2000 करेंगे और टोटल 6 साल का है। 1 2 3 4 5 6 साल का है, तो बटा 6 कर देंगे। इन सबको ऐड करेंगे, जैसे 700 प्लस 900 प्लस 1200 प्लस 1200 प्लस 1300 प्लस 2000। अब टोटल का बटा 7 कर देंगे। इन सबको जब सब ऐड करेंगे बटा 1 2 3 4 5 6 साल का दिया है, तो बटा 6 करेंगे, 7 नहीं। तो जब टोटल ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7300 बटा 6। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1216.67। अब पूछ रहा है कितने वर्षों में इसके औसत से अधिक था। तो 1216 इसका औसत है, ये सब तो 1200 से कम ही है, 1216 से। तो इधर कम है कि तो अधिक कितनी बार हुआ है 1300 और 2000, तो यानी कि 2 वर्षों में केवल इसके औसत से अधिक आयात हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2
देखते हैं 2 किस विकल्प में है, तो विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है 2, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब प्रश्न नंबर 89 दिया है, यक्स के औसत आयात से अधिक आयात और यक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर है। तो यक्स का औसत आयात है 1216.67, तो इससे अधिक आयात 2 बार हुआ है, 2017-18 और 18-19 में, और इससे कम आयात हुआ है 2013-14, 14-15, 15-16, 16-17 में। तो 1, 2, 3 टोटल 4 बार, तो टोटल 4 बार कम आयात हुआ है, 2 बार अधिक आयात हुआ है, तो दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 4 - 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। प्रश्न नंबर 90 है, वर्ष 2018-19 के दौरान यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, सभी वर्षों के यक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए इसमें जैसे पूछ रहा है कि यक्स के आयात के उसके औसत से प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है 2018-19 में। तो 2018-19 में देखेंगे कितना उत्पादन हो रहा है, 2000, टोटल उत्पादन 2000 है 2018-19 में। अब इसका औसत है 1216.67। तो अब कितना वृद्धि है, तो इसको माइनस इसमें से कर लेंगे, 2000 में से 1216.67 माइनस जब करेंगे तो ये आ जाएगा 783.33। पूछ रहा है कि प्रतिशत वृद्धि कितना हुई है, तो 7% में निकालने के लिए इसको करेंगे, प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए 783.33 टोटल कितने से औसत से पूछ रहा है, औसत से कितनी है, तो 1216.67 इसका औसत है, और प्रतिशत में पूछ रहा है, इसके लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 64.38%। देख लेंगे किस विकल्प में दिया हुआ है, विकल्प डी में दिया हुआ है 64.38%, इसलिए इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा विकल्प डी। प्रश्न नंबर 91 से 95 तक के लिए निर्देश दिया हुआ है, दी गई तालिका या सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो प्रश्न है, निम्न तालिका में 4 व्यक्ति ए बी सी डी सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। ए बी सी डी ये अलग अलग सप्ताह के दिन है, उसमें बिक्री कर रहे हैं, वो दिया हुआ है। अब प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 91, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात। ए द्वारा बेची गई वस्तु मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु मंगलवार को पूछ रहा है, यानी कि 35 बेच रहा है, और सी द्वारा शनिवार को 45 बेच रहा है, तो दोनों के बीच अनुपात पूछा है, तो इसको कर देंगे 35/45। तो ये काट देंगे इसको 5 से 35, 5 9 45, तो 7/9 अनुपात आएगा। तो 7/9 देखेंगे किस विकल्प में है, तो विकल्प बी में दिया हुआ है, तो इसलिए विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 92 है, सोमवार को पूछ रहा है डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी। तो सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु है, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु है 20, और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है। तो शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु 45 है, तो कितना प्रतिशत है पूछ रहा है, तो ये 20 बेच रहा है, तो 20 शनिवार की से तुलना कर रहा है सी इसके, तो 20/45 प्रतिशत में पूछ रहा है, तो गुणे 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 44.44। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 92 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, 44.44%। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर कहाँ गया, 93 अब लगाते हैं, कैसे लगेगा। कह रहा है बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार, बी का पूछ रहा है सोमवार को, सी का पूछ रहा है मंगलवार को, डी का पूछ रहा है शनिवार को, बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। तो बी का सोमवार को पूछा है,
बी का है सोमवार को पूछा है तो ये 45 हुआ, बी का सोमवार को 45। और उसके बाद है सी का मंगलवार को, सी का मंगलवार को है 48। और डी का शनिवार को पूछा है 40 है। अब इन सब का पूरे का औसत पूछा है तो इसका बट्टा 3 कर देंगे। अब इस ऊपर वाले को जोड़ेंगे 45 + 48 + 40 तो ये आएगा 133 बटा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 44.33। तो इसका औसत हो जाएगा 44.33। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 44.33, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर होगा 93 का। अब प्रश्न नंबर 94 देखते हैं। सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। तो डी का और बी का आपस में तुलना करके पूछ रहा है। तो डी का सभी 4 दिनों का ऐड करेंगे 20 + 26 + 41 + 40। तो ये डी का आ जाएगा टोटल 4 दिनों का ऐड करने के बाद 127। और उसी तरह बी का जब ऐड करेंगे 45 + 50 + 28 + 40 तो बी का आ जाएगा 163। तो बी की वृद्धि पूछ रहा है कितनी वृद्धि हुई, तो वृद्धि के लिए 163 में से 127 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 36। 36 आगे 36 की वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत में पूछ रहा है, डी वस्तु की बिक्री की तुलना में, तो टोटल वृद्धि हो रही है 36। और डी की तुलना में पूछ रहा है तो डी में का टोटल आया 127। तो इसको 36 बटा 127 इंटू 100 कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे बराबर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 28.3%। देखेंगे किस विकल्प में दिया हुआ है। तो विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है 28.3%, इसलिए इसका विकल्प डी सही उत्तर होगा 94 का। 95 नंबर क्वेश्चन है। सोमवार को पूछ रहा है बेची गई वस्तुओं का औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है। तो सोमवार को और शुक्रवार को पूछ रहा है। तो सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत निकालने के लिए 40 + 45 + 25 + 20 करेंगे। इसको टोटल ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 130। और इसका औसत निकालना है चारों का तो बटा 4 कर देंगे, ये बराबर आ जाएगा 32.5। और इसी तरह शुक्रवार का निकालेंगे 25 + 28 + 15 + 41। इन चारों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 109। उसके बाद औसत निकालने के लिए 4 से भाग दे देंगे, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 27.25। तो अब इन दोनों में औसत में अंतर पूछ रहा है। 32.5 एक का आया है, एक का 27.25 आया है शुक्रवार को। सोमवार को आया है 32.5 एवरेज आया है। और शुक्रवार का आया है 27.25। तो औसत के मध्य अंतर पूछ रहा है। अंतर करने के लिए इन दोनों को माइनस कर देंगे। इसको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25, ये और ये आ जाएगा 5। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा 5.25। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। शिक्षकों के लिए निर्देश दिया गया है। दी गई तालिका या सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। भारत में 2010-17 के मध्य फसलों का उत्पादन दिया हुआ है टन में। इधर वर्ष समय दिया हुआ है, इधर फसल दी हुई है, ये उनका उत्पादन दिया गया है। तो प्रश्न पूछ रहा है गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी। इसको इंग्लिश में जब पढ़ेंगे, व्हीट प्रोडक्शन स्टार्टेड शोइंग अ स्लम ड्यूरिंग। स्टार्टेड शोइंग पूछ रहा है। स्टार्टेड शोइंग मतलब किस वर्ष के दौरान गिरावट प्रारंभ हुई, किस वर्ष के दौरान गिरावट प्रारंभ हुई गेहूं के उत्पादन में। तो गेहूं के उत्पादन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे गेहूं दिया हुआ है, ये ईयर दिया हुआ है, ये प्रोडक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ से देखेंगे 6121 है, उसके बाद 7010 है, उसके बाद 7172 है, ये सब वृद्धि हो रही है।
फिर 7112 से 7056 हो गया है, यहाँ पे गिरावट होना शुरू हो गई है। तो 2013-14 में गिरावट होना शुरू हो रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2013-14 में गिरावट होना शुरू हुई है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। इनमें से किस फसल में 2013 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई? तो मक्का है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जौ, दालें, बाजरा। तो इनको अलग अलग देखेंगे किसके मध्य 2013 से 17 के मध्य में वृद्धि दर्ज की गई। मक्का का देखते हैं, ऑप्शन ए मक्का दिया हुआ है, तो मक्का का पहले देखते हैं। 2013 से 17 के बीच में देखना है, तो मक्का का देखते हैं 55, 40, यहाँ पे घट जा रहा है तो लगातार वृद्धि नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। उसके बाद जौ दिया है, जो 210, 200, ये भी घट जा रहा है, यह भी नहीं होगा। दालें हैं 680, 300, 680 है, फिर उसके बाद 310 हो जा रहा है, यह भी घट जा रहा है, तो यह भी नहीं होगा। उसके बाद बाजरा दिया हुआ है, बाजरा का देखते हैं 780 से 1110 हुआ है, 1110 से 1160 हुआ, 1160 से 1450 हुआ, 1450 से 1460 हुआ। तो इसमें लगातार वृद्धि हो रही है, तो हमारा ऑप्शन बाजरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखते हैं बाजरा किस ऑप्शन में दिया हुआ है। बाजरा ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है? 2010-11 से 16-17 के मध्य आलू का औसत उत्पादन, 10-11 से 16-17 के मध्य आलू का औसत उत्पादन। तो औसत उत्पादन निकालने के लिए इन सबको आपस में ऐड कर देंगे, 210 प्लस 220 प्लस 222 प्लस 245 प्लस 315 प्लस 400 प्लस 445, इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2057। तो औसत निकालना है इसका, तो टोटल देख लेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 है, तो बट्टा 7 कर देंगे। 2057 बट्टा 7, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 293.857। तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, 293.857, तो उसको 293.86 लिख सकते हैं। 293.857 है, तो यहाँ 7 है, 7 को हटाएंगे तो इसको 6 कर देंगे, तो 293.86। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 293.86। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई? तो इसके लिए ग्राफ को देखते हैं एक बार फिर से। 2016-17 का पूछ रहा है कि इसके पिछले वर्ष में गिरावट दर्ज की गई किस फसल में। ऑप्शन ए है जौ, ऑप्शन बी है बाजरा, ऑप्शन सी है चावल, ऑप्शन डी है आलू। तो सबसे पहले जौ का देखते हैं, 2016-17 है, तो 2016-17 ये है। सबसे पहले जौ का देखते हैं, जौ का 216 है, और इसमें दिया हुआ है उसके पिछले साल है 160। तो जौ के उत्पादन में यहाँ पे वृद्धि हो जा रही है पिछले वर्ष की तुलना में। उसके बाद दिया हुआ है बाजरा, तो बाजरा का चेक करते हैं। बाजरा में 2016-17 में 1460 है, और उसके पहले 1450 है, तो इसमें भी वृद्धि दर्ज की जा रही है, तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद दिया हुआ है चावल, चावल 2016-17 में 812 है, और उसके पहले 826 है, तो इसमें कमी हो रही है। 826 से 812 हो जा रहा है, तो इसमें पूछ भी रहा है कि इस फसल में गिरावट दर्ज की गई, तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा चावल। चावल में गिरावट दर्ज की गई 2016-17 की तुलना में। अब अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना है? तो 2010-11 में का 2015-16 की तुलना कर रहा है, तो इसके लिए 2015-16 में पहले देखेंगे आलू का उत्पादन कितना है। तो 2015-16 में आलू का उत्पादन है 400, 2015-16 में है 400, और 2010-11 में है
210, 210, 400 और 210 कितना गुना पूछ रहा है, तो गुना के लिए हम लोग अनुपात निकाल लेंगे। तो 400 हो जा रहा है और 2010 11 2015 16 में 400, 2010 11 में है 210, इन दोनों को भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.9। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 1.9। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।